गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बी कॉम फाइनल के ग्रुप बी का पेपर फर्स्ट मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के पहले टॉपिक पर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज मनी एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। गाइस, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। सो इस वीडियो के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का सफ़र। तो गाइस, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया करके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा अपलोड की जा रही वीडियोस से आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले पा रहे होंगे। गाइस, फटाफट मैं आपको इस वीडियो का थोड़ा कंक्लूजन बता दूं। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानने वाले हैं मनी का ओरिजिन, यानी कि मनी की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी मुद्रा, इसको हिंदी में कहा जाता है। फिर हम कुछ डिफरेंट लेवल पर मुद्रा की परिभाषाओं की बात करेंगे, यानी कि मनी की डेफिनेशंस। इसके बाद हम बात करेंगे मनी के कार्यों यानी कि फंक्शंस पर, कौन कौन से टाइप के फंक्शंस हैं। तो गाइस, इस वीडियो को अब हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम आपको बता दें कि मनी शब्द जो है ये कहाँ से आया, कैसे हुआ इजाद इसका, और क्या क्या तरीके से मनी को एक अच्छे रूप में हमने जान लिया है। गाइस, मनी जो है संस्कृत भाषा के मणि शब्द से लिया गया है। मणि यानी कि एक मूल्यवान रत्न, एक प्रीशियस स्टोन। गाइस, जैसे हीरे जवाहरात और ये बहुमूल्य रत्न होते हैं, इसी की एक इक्विवेलेंट जो है संस्कृत भाषा में मणि है। ठीक गाइस, इस मणि का अंग्रेजी वर्जन है मनी, MONEY, मनी। और ये जो मनी शब्द है ये लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से लिया गया है। अब ये मोनेटा शब्द कहाँ से आया है ये भी आप जान लीजिए। इटली एक जगह है, आप सभी जानते हैं। इटली में देवी जूनो का मंदिर था और वहाँ पर सबसे पहली टकसाल, यानी कि जहाँ पर प्रिंटिंग होती है सिक्कों की, उसे टकसाल बोलते हैं। ठीक, तो वहाँ पर सिक्कों की ढलाई का कार्य किया जाता था। और वहाँ पर क्या होता था, जो सिक्कों की ढलाई होती थी उसमें एक साइड पर वहाँ की देवी जूनो का चित्र छापा जाता था। देवी जूनो को प्रारंभिक स्टेज में मोनेटा के नाम से संबोधित किया जाता था, यानी उन्हें मोनेटा नाम से बुलाया जाता था। और इसी तरह से मोनेटा शब्द जो है चलन में आया और मोनेटा जो है उस करेंसी या उस सिक्के का नाम मोनेटा के रूप में बोला जाने लगा। आने वाले समय में ये मोनेटा जो है इंग्लिश वर्जन होकर के मनी बना। तो इस तरह से ये मनी शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है। ठीक, आप संस्कृत शब्द के मणि शब्द से और लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से इसका जो है प्रादुर्भाव या फिर कहना चाहिए इसका इजाद होना मान सकते हैं। गाइस, ये तो थी हिस्ट्री। अब हम बात करने वाले हैं मनी शब्द की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ मनी। तो मनी शब्द की परिभाषाओं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति या स्वभाव के आधार पर, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन, यानी विस्तार के आधार पर। गाइस, अगर हम प्रकृति यानी स्वभाव के आधार पर मनी की परिभाषा की बात करें तो इसमें तीन टाइप की परिभाषाएं शामिल की गई हैं। पहली है लीगल, यानी कि वैधानिक परिभाषाएं। दूसरी है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि वर्णनात्मक परिभाषाएं। तीसरी है सामान्य स्वीकृति, यानी कि जो जनरल एक्सेप्टेंस के द्वारा मान ली गई हैं वो परिभाषाएं। गाइस, अगर हम विस्तार के आधार पर मनी की परिभाषाओं की बात करें तो विस्तार में संकुचित, यानी कि ब्रीफली डिस्क्राइब की गई परिभाषाएं, डिटेल्ड में दी गई परिभाषाएं और एब्सोल्यूट डेफिनेशंस को शामिल किया गया है। तो गाइस, आप बोर्ड पर अब देखने वाले हैं कुछ परिभाषाएं जो विद्वानों द्वारा दी गई हैं। पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषाओं की। तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं यहाँ पर कि विद्वानों ने प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषाएं जो है उसमें सबसे पहले हम वैधानिक परिभाषाओं की अगर बात करें तो वैधानिक परिभाषाओं में प्रोफेसर नैप हैं, उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है उसे मुद्रा कहा जाता है। ठीक, यानी इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो एनीथिंग विच इज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट एज मनी बिकम्स मनी।
गाइस, आपको हार्टे की परिभाषा में बताऊं तो मुद्रा वह वस्तु है जिसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है या फिर जिसे सरकार मुद्रा घोषित करती है। ये हार्टे के द्वारा कहा गया है। आपको कम से कम दो या दो से अधिक विद्वानों की परिभाषाएं पता होनी चाहिए, जिससे एग्जाम में ऐसा लगे कि आपने डीपली पढ़ाई की है। गाइस, अगर हम बात करें वर्णनात्मक परिभाषाओं की यानी कि डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस की, तो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में थॉमस ने अपनी एक डेफिनेशन दी है। तो थॉमस की डेफिनेशन क्या है कि मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक तथा अन्य वस्तुओं के बीच विनिमय माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कार्य करने के लिए एक मत से चुन ली जाती है, यानी कि वो सबके द्वारा चुनी जाती है। ठीक, तो ये थॉमस की परिभाषा है, यानी कि मनी इज अ कमोडिटी chosen by common consent to be measure of value and a means of exchange between all other commodities। गाइस, थॉमस के अलावा भी जैसे कार्लबर्न हो गए, उन्होंने इसकी परिभाषा क्या दी है। ये मिलती जुलती परिभाषाएं हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्वानों के नाम याद रखें और परिभाषाएं अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मुद्रा को मूल्य का मापक और भुगतान के साधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। गाइस, हार्टले विदर्स की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी देख लीजिए। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। एक सिंपल सी लाइन में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी कि मनी इज व्हाट मनी डज, कि मनी वो होती है जो मुद्रा वाला काम करे। हर कोई चीज मनी नहीं बन सकती, वो काम भी मनी वाला करना चाहिए। ठीक, तो गाइस ये थी क्या आपकी डिस्क्रिप्टिव टाइप की परिभाषाएं। अब हम चलते हैं जनरल एक्सेप्टेबिलिटी के डेफिनेशंस पर, यानी कि सामान्य स्वीकृति के आधार पर परिभाषा। तो यहाँ पर सामान्य स्वीकृति के आधार पर दी गई परिभाषाओं में बहुत ही बड़े दिग्गज अर्थशास्त्री द्वारा इसकी परिभाषा दी गई है। उसमें किसने दी है? मार्शल द्वारा। तो मार्शल ने क्या कहा है कि मुद्रा में वे सब वस्तुएं शामिल की जाती हैं जो बिना संदेह और बिना जांच के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने तथा व्यय के भुगतान के साधन के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। यानी कि मनी एक ऐसी वस्तु है और वो उसमें मनी के अंतर्गत उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जिसको जिसको बिना डाउट के और बिना किसी जांच के वस्तुएं और सेवाओं को खरीदने के लिए यूज किया जाए। तो इंग्लिश में इनकी क्या डेफिनेशन है देखिए, ऑल दोज थिंग्स विच आर जनरली एक्सेप्टेड विदाउट डाउट और स्पेशल इंक्वायरी एज ए मीन्स ऑफ परचेजिंग कमोडिटीज एंड सर्विसेज एंड ऑफ डिफराइंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मनी। गाइस, इसी में एक सेलिंग मैन द्वारा बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है। तो सेलिंग मैन ने जो परिभाषा दी है वो क्या है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो। सर्वग्राह्यता का मतलब होता है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी जो हर किसी के द्वारा एक्सेप्ट की जाए। मनी इज वन थिंग दैट पजेसेस जनरली एक्सेप्टेबिलिटी, जो सर्वग्राह्यता की भावना रखती हो। गाइस, कीन्स की भी एक अच्छी परिभाषा है, लेकिन मैं दो परिभाषाओं पर आप ज़्यादा बात करता हूँ। बाकी आप इनको देख सकते हैं, बोर्ड पर आपको सब कुछ परिभाषाएं दिखाई दे ही जाएंगी। गाइस, अगर हम दूसरे नंबर पर जो विस्तार के आधार पर परिभाषाएं दी गई हैं उनकी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये तीन टाइप से दी गई हैं, संकुचित, विस्तृत और उचित। तो संकुचित यानी कि ब्रीफली जो परिभाषाएं दी गई हैं उसमें प्रोफेसर प्राइस ने एक अच्छी परिभाषा दी है कि सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही द्रव्य हैं, यानी कि जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स मेटेलिक कॉइन्स आर ट्रू मनी। तो इनके द्वारा दी गई परिभाषा में मेटल का जो है एक विशेष महत्व दिखाया गया है। प्रोफेसर रॉबर्टसन ने क्या परिभाषा दी है कि मुद्रा किसी भी ऐसी वस्तु को जो माल के बदले या अन्य प्रकार के व्यापारिक लेन देन के बदले विस्तृत रूप में स्वीकार की जाती है, यानी कि ये किसी लेन देन यानी एक्सचेंज के बदले स्वीकार की जा सकती है, तो ये मनी कहलाती है। ठीक, अगर हम बात करें विस्तृत यानी कि डिटेल्ड परिभाषाओं की, तो यहाँ पर प्रोफेसर कोल्स के अनुसार दी गई है क्या, मुद्रा क्रय शक्ति है, यानी कि परचेजिंग पावर होती है मुद्रा में, और कोई ऐसी वस्तु जो वस्तुओं को खरीदती है वही मुद्रा होती है। प्रोफेसर कोल का कहना है कि मनी इज परचेजिंग पावर समथिंग दैट बाइज गुड, जो वस्तुएं खरीद सकती हो। हार्टले विदर्स की परिभाषा है यहाँ पर कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आप इसको बड़े आराम से याद भी रख सकते हैं। गाइस, अगर हम उचित यानी एब्सोल्यूट डेफिनेशंस की बात करें तो उचित परिभाषाओं में प्रोफेसर एली हैं, उन्होंने क्या कहा है कि
प्रोफेसर मार्शल जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी इस प्रकार का जो अपना मत है उसको व्यक्त किया है। प्रोफेसर एली ने क्या कहा है कि कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक एक हाथ से दूसरे हाथ में गुजरती है और सामान्यतः ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती है, यानी कि आपने कोई कर्ज लिया है तो उसके बदले आप उसको मनी देंगे तो वो एक्सेप्टेड की जाएगी और वही मनी होगी। मार्शल ने भी इसमें अपनी एक मिलती जुलती परिभाषा दी है क्या कि मुद्रा में वे सभी वस्तुएं शामिल की जाती हैं जो किसी विशेष समय पर या विशेष स्थान पर बिना संदेह और बिना जांच के सेवाओं को खरीदने तथा व्यय करने के साधन के रूप में साधारणतया स्वीकार की जाती हैं। गाइस ये लौट फिर के वही परिभाषाएं यहाँ पर आ रही हैं। गाइस अब हम बात करने वाले हैं आप सभी के साथ इस वीडियो के अपने नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। गाइस अब हम इस वीडियो में बात करेंगे मुद्रा के कार्यों की। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरी तरह से पूरा लंबा समय दें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुद्रा के प्राथमिक कार्य यानी कि प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो पहला फंक्शन है मनी का विनिमय का माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गाइस आप जानते ही हैं कि जब मनी फॉर्म में नहीं थी यानी कि जो मुद्रा है उसका चलन नहीं हुआ था, वो मनी कोई चीज़ ऐसी आई ही नहीं थी, तो उससे पहले क्या होता था वस्तु विनिमय चलता था यानी कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, बार्टर सिस्टम होता था, जिस कारण से एक्सचेंज जो है बहुत अच्छा नहीं हो पाता था और समस्याएं आती थी वस्तुओं के विभाजन में। गाइस मनी ने इन समस्याओं को दूर किया और सबसे पहला काम यही हुआ कि ये मीडियम बना किस चीज़ का, एक्सचेंज का। गाइस अगर हम दूसरे लेवल पर इसका कार्य की बात करें तो इसका प्राइमरी फंक्शन है मूल्य का मापक। गाइस मनी जो होती है किसी भी वस्तु की वैल्यू को मेजर करती है कि वास्तव में उस चीज़ की कितनी वैल्यू है, वो उसकी मनी के थ्रू बताई जा सकती है। अगर हम बात करें इस कोका कोला की तो इसका जो प्राइस रखा गया है वो इसकी वैल्यू डिसाइड कर रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो मनी की फॉर्म में हमने बताई है। ठीक गाइस अगर हम बात करें मनी के सेकेंडरी फंक्शंस की यानी कि सहायक कार्यों की, तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि ये भावी भुगतान का स्तर होता है यानी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आप सभी जानते ही हैं मनी जब चलन में आई, मुद्रा का विकास हुआ, मुद्रा का कोई रूप हुआ, तब क्या हुआ लेन देनों को ऋण के रूप में भी देखा जाने लगा यानी कि लोग उधार माल लेना, उधार वाला काम भी करने लगे। और वो कब पॉसिबल हो पाया, क्योंकि मुद्रा के द्वारा ये एक गारंटी दी जाती है, ये एक बात रखी जाती है कि आने वाले समय में वो जितना पैसा लोन में ले रहा है या दे रहा है वो उतना मुद्रा के रूप में प्राप्त कर सकता है। यानी कि इस बात से समझ में आया कि उनको एक एश्योरिटी हुई कि जिससे उनको वो पैसा, उनकी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी आने वाले समय में। मूल्य का भंडार। गाइस जब बार्टर सिस्टम है तो वस्तुओं को भंडारण करना यानी कि उनका स्टोरेज करना काफ़ी कठिन है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको स्टोर नहीं किया जा सकता लंबे समय तक, लेकिन जब मनी आई यानी कि मुद्रा का एक स्पेशल रूप आया, मनी का कोई एग्जैक्ट फॉर्म आई, तो क्या हुआ उससे मनी का जो है स्टोरेज भी किया जाने लगा, भविष्य में उसका प्रयोग करने के लिए उसे संग्रहित भी करके रखी जाने लगी। विनिमय शक्ति का हस्तांतरण। मनी के द्वारा विनिमय शक्ति का हस्तांतरण भी पॉसिबल हुआ यानी कि ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। गाइस मनी के द्वारा आप किसी भी प्रकार से संपत्ति खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। मनी के द्वारा आप अपनी ट्रांसफरिंग पावर को चेंज कर सकते हैं। ठीक यानी कि वस्तुओं को खरीद करके आप उसकी ट्रांसफरिंग पावर को जनरेट कर रहे हैं। गाइस अगला टॉपिक है जैसे हमारा इसी में मुद्रा में तरलता का गुण होता है और इस कारण इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित किया जा सकता है। जायदाद हो गई, संपत्ति हो गई, वो किसके आधार पर ही संभव हो पाई है, मनी के आधार पर। मान के चलिए हमें कोई लैंड परचेस करनी है तो कब हो पाया है पॉसिबल, जब आपके पास मनी आई। ठीक मुद्रा के आकस्मिक कार्य यानी कि कॉन्टीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी।
तो पहला है साख का आधार। मुद्रा का साख का आधार जो है इसका कॉन्टिजेंट फंक्शन है, और इसमें हम आपको बताने वाले हैं। ये जो आकस्मिक कार्य हैं ये प्रोफेसर किनले के द्वारा दिए गए हैं। प्रोफेसर किनले, तो इसको आप लिख सकते हैं प्रोफेसर किनले ने इसको जो है बताए हैं। इनके क्या कॉन्टिजेंट फंक्शंस। पहला कॉन्टिजेंट फंक्शंस है बेस ऑफ क्रेडिट। ये साख का आधार है, ये साख का निर्माण करती है। मुद्रा साख का आधार होती है। जब हमारे पास मुद्रा के रूप में पर्याप्त पूंजी होती है तो हमें लोन जो है बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपकी क्रेडिट नहीं होगी, आपकी साख नहीं होगी, तब आप जो है बैंकों के केवल चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक। पूंजी का आधार, बेसिस ऑफ कैपिटल। पूंजी का आधार, तो मुद्रा पूंजी को एकत्रित करती है। आप अपना कैपिटल का जो है कलेक्ट करते हैं, उसे डेमोक्रेटिक बनाते हैं, गतिशीलता प्रदान करते हैं। छोटे व्यक्ति भी बड़ी कंपनियों के अंश क्रय करके अपनी पूंजी में जो है लगा सकते हैं। तो ये कब हो पाया, यानी कि अब जो है मनी आई है तो वो अपना पैसा कहीं दूसरी जगह भी इन्वेस्ट कर सकता है। अधिकतम संतुष्टि का आधार, इसका मतलब क्या है, मुद्रा उपभोक्ताओं यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देती है। वो कैसे, क्योंकि मनी के थ्रू वो अपनी मन की इच्छा से कार्य कर सकता है। ठीक है। अब वो चाहता है तो वो उसी हिसाब से कार्य कर सकता है। जैसे बार्टर सिस्टम में तो उसे सामने वाले व्यक्ति पर डिपेंड रहना पड़ता था कि अगर उसके हिसाब का फेवरेबल एक्सचेंज है तभी वो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन मनी के आने से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। उत्पादन सामूहिक रूप से अथवा सम्मिलित रूप से, यानी कि ग्रुप में प्रोडक्शन होना, या फिर इसको जो है अलग अलग करके भी मुद्रा हर एक लेबरर को सेवाओं के बदले उचित प्रतिफल देती है। यानी कि अब जो मेहनत करता है व्यक्ति, पहले तो केवल मात्र खाने पीने के लिए मेहनत की जाती थी, लेकिन अभी जो है प्राइमरी फंक्शन या सेकेंडरी फंक्शंस के लिए भी मेहनत की जाएगी। मूल्य का भंडार करने के लिए मेहनत की जाएगी। यानी कि जो लोग मजदूर हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट करेंगे। किसके थ्रू, मनी के थ्रू। यानी कि उनकी जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो उससे हमारे देश का जो है राष्ट्रीय स्तर में सुधार आएगा। गाइस, लास्ट में आते हैं हम मुद्रा के अन्य कार्यों पर, यानी कि अदर फंक्शंस ऑफ मनी। तो शोधन क्षमता की गारंटी, यानी कि गारंटी ऑफ सोलवेंसी कैपेसिटी। ये क्या है, प्रत्येक फर्म और कंपनी अपनी शोधन क्षमता को बनाए रखने के लिए तरल मुद्रा के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य जमा रखती है। यानी कि ये क्या है, ये इसी पर बेस्ड हुआ है, इसके सेकेंडरी फंक्शन पर ही बेस्ड है। अब आपके पास जब भविष्य में आकस्मिकताओं से लड़ने के लिए स्टोरेज होगा मनी, तो आप जो है एक गारंटी ले लेंगे अपनी सोलवेंसी कैपेसिटी की, कि भाई हम इतना रिस्क ले सकते हैं। ठीक। निर्णय का वाहक, यानी कि बियरर ऑफ डिसीजन। तो मुद्रा द्वारा क्रय शक्ति का संचय संभव हो गया है, और इससे जमा करने वाले के लिए भविष्य में यह अवसर रहता है कि वह अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो उनने कंजर्व किया है मनी, उसका सर्वोत्तम प्रयोग कर सके। यानी कि वो बेस्ट यूज कर सके अपने पैसे का, तो वो डिसीजन भी ले पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा है, यानी कि मुद्रा है। मुद्रा को आप पैसे के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक। तो वो डिसीजन ले पा रहा है, कारण क्या है, उसको डिसीजन लेने के लिए मनी जो ज़रूरत थी उसकी, वो उसके पास है। तो गाइस, ये सिंपल से वे में हमने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मनी का किस तरह से दुनिया में चलन हुआ, आई मुद्रा के रूप में कैसे आई मुद्रा, और इसका जो नाम वगैरह है ये कैसे आया, इसके फिर हमने फंक्शन जान लिए हैं, इसके हमने डेफिनेशन जान लिए हैं। तो ये ओवरऑल एक अच्छी वीडियो के रूप में आपके लिए हम इस वीडियो को प्रोवाइड करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसानी से क्लियर हो जाने वाले हैं। गाइस, बस हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। कंटिन्यूसली हमें जो है बिल्कुल फॉलो करते रहें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल का रिकमेंड करें कि जिससे वो भी अपनी तैयारी फटाफट शुरू कर दें।
थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।